गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत 2015 के पश्चात की जो घटनाएं घटित हुई हैं उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी अतिशीघ्र आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को कई सीरीज कालक्रम में मिल रही है, जिसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज मिल रही है, साथ में समसामयिकी की भी सीरीज मिल रही है, हिंदी की सीरीज मिल रही है, और आपको कुछ लूसेंट पर भी कह सकते हैं हम पार्ट अब प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्ज़ाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज की जो चर्चा प्रारंभ होगी, हम लोग जो चर्चा किए हैं, यह चर्चा चल रही है किसकी, यह स्पष्ट रखिएगा, UNFCCC की चर्चा चल रही है। और इसके तहत सम्मेलन प्रारंभ हुआ है 1995 से, अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1। ध्यान रखिएगा, 95 से शुरू हुई है। और यह कहानी हम लोग डिस्कस करते करते कहाँ तक पहुँचे, 2012 तक पहुँचे हैं। और 2012 का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ थी, यह कौन सी हो जाएगी, तो 12 और 6 18 हो जाएगी। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कंप्लीट किए हैं और इसी को हमने कहा था दोहा सम्मेलन। क्या था? दोहा सम्मेलन। और दोहा सम्मेलन में ही क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रविधि हेतु वहाँ पर प्रस्ताव लाया गया था। और इस प्रस्ताव में इससे पूर्व जितने भी सम्मेलन हुए थे वैश्विक स्तर पर, इतना पार्टिसिपेशन किसी भी सम्मेलन में नहीं हुआ था जितना पार्टिसिपेशन इस दोहा सम्मेलन में लोगों ने किया। उसके पीछे कारण ये था कि विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों का यहाँ पर भाग्य तय किया जाना था, इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और प्रस्ताव पास हुआ। अंतोतगत्वा रेटिफिकेशन की प्रक्रिया इतने मंद गति से आगे बढ़ी कि रेटिफिकेशन कंप्लीट होते होते 2017 का अंत हो गया। और फिर समय के अभाव में यह क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रविधि लागू ही नहीं की जा सकी। लेकिन 2020 के पश्चात जो प्रावधान कार्य करेगा उसकी नींव 2015 में रखी गई। तो 2015 की अगर हम कहानी की बात करें तो 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो चल रही थी ये थी 21, क्योंकि 15 इधर हो जाएगा और 6 उधर हो जाएगा। 1995 से चल रही है, तो टोटल 21 सम्मेलन हुए हैं। क्योंकि UNFCCC का जो सम्मेलन होता है यह प्रतिवर्ष है। कैसा है? प्रतिवर्ष है। ये स्पष्ट रखिएगा। कोविड के चक्कर में थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब होगा, आगे चल करके हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तक में तो कोई व्यवधान है नहीं। यह कंप्लीट चर्चा होती है। और यह सम्मेलन कहाँ पर होता है? यह होता है पेरिस में। कहाँ होता है? पेरिस में। और चूंकि यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन के केंद्र बिंदु में जो रखा गया था विषय वस्तु, वह था जलवायु परिवर्तन। इसलिए इसका नाम है पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता। अर्थात जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता तय किया गया। कहाँ पर? पेरिस में। इसलिए इसका नाम है पेरिस जलवायु परिवर्तन का समझौता। स्पष्ट हो गया। और यह जो पेरिस जलवायु समझौता है, यह कार्य कब से करेगा? तो इसका कार्यकाल जो प्रारंभ होगा, कार्यकाल 2021 से, अर्थात 2020 के पश्चात, ध्यान रखिएगा, तो 2021 से प्रारंभ होगा। ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए कि 2020 तक तो क्योटो प्रोटोकॉल था, उसके पश्चात का कार्यकाल किसका होगा? पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता का होगा, जो 2015 में अस्तित्व में लाया गया है। और यह सम्मेलन कौन सा था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 थी। यहाँ पर इस समझौते को लागू करने के लिए कुछ शर्त थी और कुछ यहाँ पर उद्देश्य था। तो दोनों बातें हमको समझनी है। तो आइए अब समझते हैं। सबसे पहले पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पेरिस जलवायु
परिवर्तन समझौता का जो उद्देश्य है, या यहाँ पर हम बात करते हैं लक्ष्य, यहाँ पर लक्ष्य जो रखा गया है बहुत सिंपल है। सबसे पहला तो लक्ष्य यही रखा गया है कि 2030 तक हमको 20%, कितना 20% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी 2010 की तुलना में। पहला लक्ष्य कि 2030 तक हम लोगों को 20% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी 2010 की तुलना में, पहला लक्ष्य। दूसरा जो लक्ष्य यहाँ पर तय किया गया था कि 2075 तक हमको कार्बन न्यूट्रल होना होगा। क्या होगा? कार्बन न्यूट्रल। ये बात कही गई है कि हम लोगों को 2075 तक क्या हो जाना है? कार्बन न्यूट्रल हो जाना है, और 2030 तक हमको 20% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। साथ में यहाँ पर पुनः ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड को रिपीट किया गया। क्या किया गया? रिपीट किया गया। जो कब की चर्चा थी? 2010 की चर्चा थी, और इसकी बात की गई थी जब कानकुन मैक्सिको में सम्मेलन हो रहा था, तब मैक्सिको में, ठीक है ना, कानकुन मैक्सिको में जब सम्मेलन चल रहा था तो इस ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई थी, जिसका साइज होगा $100 बिलियन का। और $100 बिलियन का तात्पर्य होता है 10,000 करोड़ डॉलर का फंड। ये स्पष्ट रखना है। तो यहाँ पर 3 प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे। एक तो था 2030 तक हमको 20% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी है। दूसरा लक्ष्य रखा गया था कि 2075 तक हमको कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। तीसरा यहाँ पर कहा गया कि हम ग्रीन क्लाइमेट फंड को क्या करेंगे? जनरेट कर लेंगे। कब तक? 2020 तक, और उसका साइज होगा $100 बिलियन का, अर्थात 10,000 करोड़ डॉलर का। और यह फंड विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों में पर्यावरण की आधारभूत सुविधाओं को क्या करने के लिए? उसका रिनोवेशन करने के लिए या उसका पुनर्संगठन करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बातें इस पेरिस जलवायु समझौते के तहत निर्धारित की गई थी 2015 में। ये बातें हमको स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पर अब एक बात और ध्यान रखनी है, इसकी शर्त क्या है लागू होने की? पहले तो ये समझते हैं। तो लागू होने की जो शर्त थी पेरिस जलवायु समझौते का, तो यहाँ पर लिखते हैं लागू होने की शर्त। लागू होने की शर्त। शर्त बहुत बेसिक था। एक शर्त है कि 55 देश का रेटिफिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन एटलीस्ट 55 राष्ट्र करें। साथ में यहाँ पर बात दूसरी की गई थी कि 55% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। इसका तात्पर्य है कि पहली शर्त तो यही है कि UNFCCC के जो सदस्य राष्ट्र हैं, इन सदस्य राष्ट्रों में से कम 55 राष्ट्रों के द्वारा इस पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का रेटिफिकेशन होना चाहिए, पहली शर्त। साथ में दूसरी शर्त ये भी थी कि यह तभी एक्टिवेट माना जाएगा जब इन 55 देशों के द्वारा ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन किया जाता है यह पूरे वैश्विक उत्सर्जन का एटलीस्ट 55% हो। अगर 55% से कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो ऐसे में यह लागू नहीं होगा। ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसलिए इन दोनों शर्तों को पूरा करने की बात प्रारंभ हुई। सम्मेलन जो चला था यह नवंबर-दिसंबर में होता है। जनरली UNFCCC के जो भी सम्मेलन होते हैं जनरल नवंबर-दिसंबर में ही होते हैं। तो ऐसे में यह जो पेरिस जलवायु समझौता 2015 में लाया गया था, इसके लागू होने की ये शर्त थी। तो यहाँ पर अब इस समझौते के हस्ताक्षर की डेट रखी गई। ध्यान रखिएगा, इस पर हस्ताक्षर की डेट रखी गई। किसकी डेट? हस्ताक्षर के लिए जो डेट रखी गई थी ये था 22 अप्रैल 2016, क्योंकि 15 में यह समझौता लाया गया।
तो अब इस पर हस्ताक्षर की डेट रखी गई। हस्ताक्षर का तात्पर्य है प्रस्ताव को पास करने का एक मैकेनिज्म होता है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाए। पास होने के पश्चात फिर वह पर्टिकुलर राष्ट्र अपने राष्ट्र की संसद में जा कर के उस प्रस्ताव को क्या करता है, पास कराता है। तब जा कर के माना जाता है कि यह राष्ट्र अब इस प्रस्ताव को रेटिफाई करता है। तो अभी यह हस्ताक्षर की प्रक्रिया है जो 22 अप्रैल 2016 को डेट रखी गई थी और 22 अप्रैल क्या है, पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात प्रारंभ होता है रेटिफिकेशन की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है? रेटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और रेटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के क्रम में भारत जो है 2 अक्टूबर 2016 को भारत रेटिफाई करने वाला 62वां राष्ट्र था। कौन सा राष्ट्र था? 62वां राष्ट्र था। इसका तात्पर्य है इससे पूर्व 61 राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को रेटिफाई कर चुके थे। शर्त यहां पर क्या है? 55%, मतलब 55 राष्ट्र। जबकि कितने राष्ट्र रेटिफाई कर चुके हैं भारत को लेकर के? 62 राष्ट्र। लेकिन फिर भी यह पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता लागू नहीं हो सका था। कारण एक शर्त पूरी हुई, दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई थी। तो अंत में जाकर के ये दोनों शर्त जो पूरी होती है यह होती है 5 अक्टूबर 2016 को शर्त पूरी होती है। शर्त क्या हो जाती है? पूर्ण होती है। ये स्पष्ट होना चाहिए। शर्त पूरी हो गई, अर्थात पहली शर्त तो बहुत पहले ही पूरा हो चुका है, दूसरी शर्त भी पूरी हो चुकी है कि क्यूमुलेटिव इन राष्ट्रों का जो सामूहिक तौर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है यह 55% से ऊपर हो गया। तो अब यह रेटिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, अर्थात शर्त पूरी हो गई और फिर जाकर के यह पेरिस जलवायु समझौता लागू होता है। कब लागू होता है? इस रेटिफिकेशन की प्रक्रिया के कंप्लीट होने के ठीक 30 दिन बाद 5 अक्टूबर को शर्त पूरी होती है और उससे 30 दिन बाद आप अगर ऐड करते हैं तो आएगा 4 नवंबर। क्या आएगा? 4 नवंबर। तो 4 नवंबर 2016 को स्पष्ट ध्यान रखिएगा, 4 नवंबर 2016 को यह लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। स्पष्ट बात हो गई। लागू कर दिया गया 2016 4 नवंबर। यह लागू ही हुआ था कि इसके कुछ ही समय पश्चात यूएस की प्रेसिडेंसी चेंज हो गई। यूएस की जो प्रेसिडेंसी है यह चेंज हो गई, प्रेसिडेंसी चेंज हो गई और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी सत्ता में आए। कौन सत्ता में आ गए? डोनाल्ड ट्रंप। ये महोदय सत्ता में आए और सत्ता में आने के क्रम में यह पर्यावरण के संबंध में जितने भी यूएस के कंट्रीब्यूशन थे वहाँ से यूएस को अलग कर दिया और साथ में इन्होंने इस पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अर्थात यह जो यूएस था इसने पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को क्या कर लिया? पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता से क्या हो गया? अलग हो गया। स्पष्ट ध्यान रखिएगा। 2016 में अभी अभी जन्म ही लिया था यह पेरिस जलवायु समझौता कि जन्म लेते ही यूएस की प्रेसिडेंसी चेंज हुई और जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था, चाहे उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें, चाहे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से बात करें, हर दृष्टिकोण से यूएस महत्वपूर्ण रोल निभाता था और यूएस ही अपने आप को इस समझौते से अलग कर लिया। अर्थात अब इस समझौते का औचित्य ही नहीं बचा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके यह समझौता धीरे धीरे आगे बढ़ा है। तो खैर ये कहानी तो हो गई पेरिस जलवायु समझौते की। अब इसी के साथ बात आती है थोड़ा और, उसको भी हम समझते हैं। इसके तहत एक बात ये कही गई थी कि प्रत्येक राष्ट्र को क्या करना है, यहाँ पर इसी के साथ बताया गया था कि प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक
सदस्य राष्ट्र अपना INDC, क्या INDC 2025-30 जारी करें। क्या करें? जारी करेगा। यह स्पष्ट रखिएगा। यहाँ पर INDC की बात होती है कि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं इस UNFCCC के, ये लोग क्या करेंगे? अपना एक INDC जारी करें 2025-30 को ध्यान में रख करके। तो यहाँ पर बात आती है INDC का। INDC मतलब होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। क्या है? इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। यह प्रत्येक राष्ट्र अपना जारी करे, बताए कि जलवायु परिवर्तन के अगेंस्ट यह कौन सा योगदान दे सकता है, इसकी बात यहाँ पर कही गई। और यहाँ पर भारत ने भी अपना एक INDC घोषित किया है। तो हम पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों की तो INDC नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अपने राष्ट्र का INDC तो पढ़ेंगे ही। तो भारत ने भी अपना INDC घोषित किया है। भारत ने भी अपना INDC 2030 जारी किया है। और इसके तहत भारत ने क्या कहा है, थोड़ी उसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर भारत ने पहला लक्ष्य रखा है कि हम क्या करेंगे, 33 से लेकर के 35% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करेंगे 2030 तक। पहला लक्ष्य भारत का, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। भारत का पहला लक्ष्य था INDC के तहत, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत, कि भारत प्रतिबद्ध है 2030 तक 33 से लेकर के 35% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में क्या करेगा? कटौती करेगा। इतनी ही बातें नहीं, साथ में भारत ये भी कहता है कि 2075 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2075 तक। अच्छा, यह INDC के दौरान नहीं बताया था, इसको हम रहने देते हैं क्योंकि यह बाद की घटना है, तो इसको बाद में हम बताएंगे। यहाँ पर अगली बात जो करता है कि भारत जो है क्यूमुलेटिव एनर्जी का, किसका? क्यूमुलेटिव मतलब जो भारत की टोटल एनर्जी है उसका लगभग 40%, कितना? 40%, ध्यान रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी होगी। कैसी होगी? रिन्यूएबल एनर्जी होगी। ये भी बात कर रहा है। साथ में कह रहा है कि भारत क्या करेगा, 2.5 से लेकर के 3 गीगा टन का एक कार्बन सिंक तैयार करेगा। क्या करेगा? कार्बन सिंक। अर्थात हम कार्बन का उत्सर्जन घटा नहीं सकते, तो कम से कम इतना वृक्षारोपण कर दें कि जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले एटमॉस्फेयर से। तो भारत कह रहा है कि हम 2030 तक लगभग 40% रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। और ऐसा करने के क्रम में हम लगभग 33 से 35% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती कर लेंगे। और अगर हम यह पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो साथ में हम लोग क्या करेंगे, 2.5 से लेकर के 3 गीगा टन यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन सिंक तैयार करेंगे। साथ में यहीं पर बात होती है कि यह जो 40% रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, इसी का यहाँ पर जो इनिशियल कह सकते हैं लिमिट था, वह था 350 गीगावाट। क्या टारगेट था? इनिशियल टारगेट था 350। कालक्रम में यह टारगेट बदल करके कर दिया गया 450 और फिर बदल करके कर दिया गया 500। क्या कर दिया गया? 500। अर्थात वर्तमान का जो INDC भारत का अब है, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ा है, भारत अपने टारगेट को और ज़्यादा इन्हांस ही किया है। पहले 350 था, फिर बढ़ा करके 500 कर दिया गया है। साथ में यहीं पर एक 60 टर्म भी अपनी लक्ष्य का निर्धारण किया था। वो क्या था वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ साथ एक 2022 का भी टारगेट भारत ने तय किया था। 2022 का जो टारगेट था भारत का, हम कह सकते हैं 2022 का, ये था कि 175 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो एनर्जी है ये 2030 का टारगेट है। लेकिन 2022 के लिए भारत सरकार ने एक 60 टर्म गोल निर्धारित किया था कि हम लोग क्या करेंगे, 175 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें से भी जो 100 गीगावाट होगा, 1 गीगावाट बराबर होता है 1000 मेगावाट, तो 100 गीगावाट का तात्पर्य होगा 1 लाख मेगावाट। ये ध्यान रखिएगा। और 175 का तात्पर्य है 1,75,000 मेगावाट। यहाँ पर 100 गीगावाट
जो एनर्जी होगी यह सोलर एनर्जी होगी। कैसी होगी? सोलर पावर। साथ में 60 जो गीगावाट है यह होगी विंड एनर्जी। क्या होगी? विंड एनर्जी। यहाँ पर जो 10 गीगावाट है यह हो जाएगा बायोमास। क्या हो जाएगा? बायोमास। और 5 जो गीगावाट है यह हो जाएगा स्मॉल हाइड्रो पावर। क्या हो जाएगा? स्मॉल हाइड्रो पावर। तो यह टारगेट भारत सरकार का 2022 का था। और 2030 का टारगेट क्या है वह भी हमने आपके सामने लिखा है। लेकिन कालक्रम में जैसे जैसे भारत आगे बढ़ा है इस टारगेट में इसने कुछ न कुछ परिमार्जन किया है। तो क्या परिमार्जन हुआ है उसकी भी चर्चाएं हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं 2015-16 की और वर्तमान में चल रहा है हमारा 2023। तो इसमें आगे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे और पूरा सोलर पावर पे भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 2015 में ही पेरिस जलवायु समझौते के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात हुई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे इसी क्रम में। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक टारगेट तो हो गया पेरिस का कि पेरिस ने क्या अपना लक्ष्य तय कर रखा है और भारत ने क्या अपना लक्ष्य दे रखा है लोगों के सामने विश्व पटल पर कि भारत क्या अचीव करना चाह रहा है। और इसी दौरान एक रिपोर्ट आती है और वह रिपोर्ट किसकी है? IPCC की। हमने आपसे डिस्कस किया था कि IPCC की कालक्रम में कई रिपोर्ट आई है। इसकी AR1 आई थी 1990 में, AR2 आई थी 1995 में, AR3 आई थी यहाँ पर था 2001, फिर AR4 आया था 2007 में, फिर आया है AR5 और ये है 2014 में फाइनली रिपोर्ट है। और इसमें क्या बताया गया है ये हमको ध्यान रखना है। पेरिस जलवायु समझौता 2015 का है और इसने क्या टारगेट तय किया ये हमने देखा कि इसने कहा है 20% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी 2030 तक और 2075 तक हमको न्यूट्रल होना है। क्या होना है? न्यूट्रल होना है। मेन यही है। लेकिन IPCC क्या कहता है ये भी हमको ध्यान रखना है। IPCC क्या है हमने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया है कि यह एक ऐसी संस्था है, संस्था तो नहीं कहेंगे, एक ऐसा पैनल है जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग पार्टिसिपेट करते हैं, वैज्ञानिक वर्ग पार्टिसिपेट करता है, भूगोलवेत्ता पार्टिसिपेट करता है। इसके आंकड़े एथेंटिक होते हैं, हवा में नहीं होते हैं। तो ऐसे में इसके आंकड़े ज़्यादा हमको ट्रांसपेरेंट करते हैं कि क्या भविष्य होने वाला है। तो ये कहता है कि अगर पेरिस जलवायु समझौते का जो उद्देश्य रखा गया था थोड़ा उसका भी डिस्कस कर लेते हैं, शायद भूल गए लिखे नहीं। उद्देश्य इसका जो था उद्देश्य ये था कि इस सदी के अंत तक, क्या इस सदी के अंत तक तापमान में, क्या तापमान में 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि स्वीकार है। क्या है? स्वीकार है। लेकिन प्रयास रहेगा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि स्वीकार है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या करें, इस सदी के अंत तक इतना ही टेम्परेचर बढ़े हमारे परिवेश का, इससे ज़्यादा ना बढ़े। तो इसके लिए कहते हैं कि हमको क्या करना होगा, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 20% की कटौती करनी होगी और 2075 तक न्यूट्रल हो जाना। जबकि IPCC क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम इस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो हमको इतने से काम नहीं चलेगा, हमको अपने टारगेट को थोड़ा बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, थोड़ा देखिए क्या कह रहा है यह IPCC की रिपोर्ट पहले आ चुकी है और पेरिस की जो लक्ष्य है, पेरिस का लक्ष्य ये बाद का है। इसमें ये कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना होगा, 2030 तक 50% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी और 2050 तक हमको कार्बन न्यूट्रल होना होगा। क्या होगा? कार्बन न्यूट्रल होना होगा। कार्बन न्यूट्रल का तात्पर्य है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उतना कार्बन का अवशोषण करने की क्षमता भी हमारे प्रकृति में विद्यमान हो, इसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रल। तो यह लक्ष्य रखा गया था IPCC का।
कि अगर 50% तक हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करते हैं 2030 तक, तब तो जा करके इस सदी के अंत तक का जो टेम्परेचर का टारगेट रखे हैं कि मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बढ़ेगा, हम उस पर नियंत्रण कर ले जाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो स्वाभाविक तौर पर टेम्परेचर में वृद्धि और ज़्यादा हो जाएगी, जबकि इसके सापेक्ष आप पेरिस का जो लक्ष्य देख रहे हैं बहुत छोटा है, मात्र 20% की कटौती की बात करता है। भारत फिर भी थोड़ा नपा तुला अपना टारगेट रखा है 33 से 35%। आप समझ रहे हैं, भारत अब यहाँ तक भी तो अपने टारगेट को नहीं कर पाएगा, 50% भी थोड़ा ज़्यादा है, पेरिस बहुत कम हो गया, तो भारत ने अपना एक मॉडरेट लक्ष्य रखा है 33 से 35% हम कार्बन के उत्सर्जन में कटौती करेंगे 2030 तक। ये लक्ष्य भारत का है और यह IPCC कहता है कि ये करना चाहिए, और पेरिस क्या कहता है ये भी हमने देख लिया है। तो ये जो कहानी थी, इस कहानी को हमने आपके साथ साझा किया है कि पेरिस का क्या लक्ष्य है, IPCC क्या कहता है और भारत क्या कर रहा है। इसकी चर्चाएं यहाँ तक हुई हैं। अब इसके पश्चात हमको और भी कहानियों के बारे में डिस्कस करना है। पहले UNFCCC की चर्चा करते हुए हम 2023 तक पहुँचेंगे, उसके पश्चात फिर हम अलग से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।